सुनो, बच्चों ध्यान देना, इधर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशो एनालिसिस। इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को 4 ब्रॉड कैटेगरीज पढ़ाऊंगा रेशो की। सबसे पहले नंबर पे आते हैं लिक्विडिटी रेशोज, फिर आते हैं सॉल्वेंसी रेशोज, फिर आते हैं एक्टिविटी या टर्नओवर रेशोज, और फिर लास्ट में आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। 4 कैटेगरी है, ठीक है। 4 कैटेगरी में आज हम पहली कैटेगरी शुरू करेंगे जिसका नाम है लिक्विडिटी रेशोज। क्या नाम है? लिक्विडिटी रेशोज। ये रेशोज हमें ये बताते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। आपको अपने बिजनेस में अपनी 2 तरह की सॉल्वेंसी पता करनी होती है। सॉल्वेंसी मतलब आप कितनी जल्दी अपने डेब्ट चुका सकते हो। जैसे आज मान लो ये कोचिंग, ये बिल्डिंग वगैरह किराए की ना होती, मेरी खुद की होती। अब ये बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने 2 करोड़ का लोन लिया होता, तो मैंने बैंक से वो 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है और वो 2 करोड़ रुपए मुझे बैंक को 10 साल में चुकाने हैं। सामने देख गुरदीप, 10 साल में चुकाने हैं। तो 10 साल तक मेरे पास कितनी सेल होगी, कितना प्रॉफिट होगा, ये मैं अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन जज कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे 10 साल चुकाना है इसको अभी। तो इसके लिए मैं ये वाले रेशो निकालूंगा, सॉल्वेंसी रेशो। इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी मुझे डे टू डे अपने एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। हर महीने रेंट देना पड़ता है, हर महीने सैलरी देनी पड़ती है, हर महीने स्टेशनरी का बिल, और डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं बहुत सारे, जो मुझे साल भर के अंदर अंदर चुकाने ही चुकाने हैं। तो उसके लिए मैं जो रेशो निकालूंगा वो ये पहली कैटेगरी है। कौन से वाले रेशोज है? लिक्विडिटी। कोई पूछे रेशो वर्ड का मतलब क्या होता है, तो रेशो का मतलब होता है 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बीच में रिलेशनशिप। जैसे आज मैं आपको ये बोलूं कि कहाँ गया, आज मैं आपको ये बोलूं कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ रुपए है। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अब मैं आपको ये बोलूं कि मेरा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है और मेरी सेल 500 करोड़ है, और इनटू 100 कर लो, तो करोड़ से करोड़ काट दो, 100 से 500 काट दो 5 बार, और 5 से 5 काटो। सो माय परसेंटेज इज अच्छा है बुरा है? बुरा है। एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और 5 करोड़ आपको खराब लगने लग गए। क्यों खराब लगने लग गए? क्योंकि जब मैंने 5 करोड़ को 500 करोड़ के साथ कंपेयर करा तो पता चला कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी भी चीज़ को अमाउंट से जज नहीं करते, ठीक है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो आपने बस बोल दिया 5 करोड़ अच्छा है, अब 500 करोड़ लिखते ही खराब हो गया। अब मान लो मेरी सेल ही 10 करोड़ है और 10 करोड़ की सेल पे मैं 5 करोड़ का प्रॉफिट छाप रहा हूँ, तो मेरा परसेंटेज कितना आएगा? अब अच्छा है बुरा है? तो मेरी एक एक चीज़ के बाद आपके आंसर चेंज होते जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि रेशो बहुत ज़रूरी होते हैं बिजनेस में। हमें अगर ये लगे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, हो गया काम, नहीं हुआ। रेशोज निकाले जाते हैं आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन को जज करने के लिए। आपको ये देखना है आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको रेशो निकालने चाहिए, इसलिए ये रेशोज निकाले जाते हैं। तो रेशो में सबसे पहले आता है लिक्विडिटी। इसमें 2 कैटेगरी है, पहला है करंट रेशो और दूसरा है क्विक रेशो। क्विक रेशो के 2 नाम और है। क्विक रेशो को एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं और लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? 3 नाम है, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। क्या क्या नाम है? क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। और करंट रेशो का कोई नाम नहीं है, करंट रेशो है। फॉर्मूले याद कर लो, मेन इसमें फॉर्मूले ही है। करंट रेशो का फॉर्मूला है CA/CL, करंट एसेट अपॉन। मान लो आपके बिजनेस में आपकी करंट एसेट 4 लाख है और आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो 2 लाख है। यहाँ बैठे हर बच्चे को बता दूं, वैसे याद होगा, करंट एसेट वो एसेट होती है जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसे 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। तो कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए, कौन सी एसेट है? अब मेरी जो बिजनेस की करंट एसेट है वो 4 लाख है और जो करंट लायबिलिटी है वो 2 लाख है। तो 2 लाख से 4 लाख काटूंगा, कितना आएगा? कितना आएगा? तो मेरा आंसर आया 2।
तो मेरा करंट रेशो कितना आया? 2 आया। अब व्हाट डज इट मीन? इसका ये मतलब है कि हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी चुकाने के लिए मेरी जेब में 2 रुपए की एसेट है। हर 1 रुपए की लायबिलिटी चुकाने के लिए मेरी जेब में करंट रेशो अगर 2:1 आए तो वो आइडियल माना जाता है, आपका बिजनेस अच्छा है। अब आप बताओ, अगर मेरा करंट रेशो 4 आता, एसेट तो 4 लाख होती और लायबिलिटी 1 लाख होती, 4 आता, तो आपको कमेंट करने को आएगा एग्जाम में, तो बताओ हमारी करंट रेशो की पोजीशन अच्छी है खराब है? अच्छी है। 2 आए तो अच्छी है, 4 आए तो और अच्छी है। श्योर? पीछे आवड़ा, अच्छी है? अच्छी नहीं है? तू बोल। अच्छी है? हाँ, अच्छी नहीं है। रीज़न? ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा, पागल है क्या तू? ऐसे मत करा कर, आंसर याद हो तो ही बोला कर। मैं जब पूछ रहा हूँ तो कोई रीज़न देगा ना, तू ऐसे ही फिर हैंड ही क्यों रेस कर रहा है? किसी को कोई वैलिड रीज़न लगता हो कि अच्छा या बुरा होने का, पहली बात तो अभी मैंने नहीं बताया अच्छा है कि बुरा है, तुम्हें जो भी रीज़न लग रहा है कि अच्छा है या बुरा है, तो क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है? हाँ बेटा, वेरी गुड, ये ऐसे आंसर होते हैं। हर 1 रुपए की लायबिलिटी चुकाने के लिए आपके पास 4 रुपए है, तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे देखो, मेरे को करंट एसेट होती मेरी 10 लाख और मेरी लायबिलिटी होती 1 लाख, तो काटता तो आंसर आता 10। अच्छा है बुरा है? अच्छा है। तो मतलब जितना ज़्यादा आए उतना अच्छा है। लेकिन ये जितना ज़्यादा आए उतना अच्छा तो है, लेकिन ये डबल एज स्वॉर्ड है, 2 धारी तलवार है। कैसे? अब डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बहुत गौर से सुनना। सीधा बैठ गणेश, एकदम सीधा बैठ। देखो, आज मान लो ये 10 लाख रुपए में आपके पास करंट एसेट है। करंट एसेट में एक तो कैश होता है, डेटर होते हैं, बीआर होता है, इन्वेंट्री होती है। अब मान लो आपके पास कैश 1 लाख है, डेटर 5 लाख है, बीआर 1 लाख है बिल रिसीवेबल, और इन्वेंट्री आपके पास कितनी है? 3 लाख है, और करंट लायबिलिटी आपकी कितनी है? 1 लाख। अब मैं इन सबको प्लस करूं तो 3 और 1 4 और 5 9 और 1 कितने हो गए? और करंट लायबिलिटी भी 1 लाख है। 1 लाख से 10 लाख कटेगा, तो अच्छी बात है। लेकिन अब इसको थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करो। आपके पास 5 लाख के डेटर है, और डेटर जितने ज़्यादा होंगे बैड डेट्स की रिस्क उतनी ज़्यादा है। एग्री और नॉट? आपके पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जितनी ज़्यादा होगी डेड स्टॉक की रिस्क उतनी ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है? तो आपने बोल तो दिया 10 आया मतलब अच्छा है, तो हमेशा ये अच्छा आपको देखना पड़ेगा करंट एसेट में आपके पास क्या क्या है। अगर करंट एसेट में आपके पास कैश होता तो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास डेटर है, आपके पास इन्वेंट्री है, और ये डेटर इन्वेंट्री वगैरह से आपको कभी भी नुकसान हो सकता है। इसलिए ज़्यादा, आज एक बात बताओ, मैं तुम्हें अप्रैल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ बच्चों को तो मार्च से पढ़ा रहा हूँ, और अभी क्या चल रहा है? नवंबर। अगर मान लो 6 महीने 8 महीने में भी मैं तुमसे फीस रिकवर नहीं कर पाया, तो ये तुम्हारा नहीं मेरा फेलियर है। क्योंकि जितना ज़्यादा बैड डेट्स होगा तो इसका मतलब मैं अपने बिजनेस को ढंग से नहीं चला पाया। तो डेटर बहुत ज़्यादा होना अच्छी बात, क्योंकि डेटर जितने ज़्यादा होंगे उतनी आपकी बैड डेट्स की रिस्क है। एग्री और नॉट? एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपके साथ तो एक अलग चीज़ है कि आप मेरे से रोज़ मिल रहे हो। आज मान लो मैं कोई दुकानदारी लाइन में होता और मैंने आपको माइक बेच दिया, और 7 महीने में मैं आपसे पैसे रिकवर नहीं कर पाया, तो 7 महीने हो गए, बैड डेट्स हो जाएंगे, वो चल जाएगा, मैं क्या करूँगा? तो आपके करंट एसेट में क्या है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आज आपकी करंट लायबिलिटी तो सिर्फ 1 लाख है, इसका मतलब आप अपनी लायबिलिटी तो टाइम पे चुका देते हो, लायबिलिटी तो सिर्फ 1 लाख है, और आपके डेटर से पैसे रिकवर करने इतने बाकी है, स्टॉक बेचना इतना बाकी है। तो भैया मोरल ऑफ द स्टोरी, इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। बोलो मेरे साथ, इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। ये 2 धारी तलवार है। क्या है? 2 धारी तलवार।
एक्सेस करंट एसेट होना हमेशा अच्छा नहीं होता। एक्सेस करंट एसेट होना हमेशा अच्छा नहीं होता। आज लास्ट बार अलाउ कर रहा हूँ, कल अलाउ नहीं करूंगा इतना लेट, पहले ही बहुत देर रुक गया मैं। नेक्स्ट, चलो लाओ एक बुक दो। अब ये, हाँ डाउट पूछो। हाँ तो क्या हुआ मैं ये कह रहा हूँ, हम 2 आए अच्छी बात है, 3 आए अच्छी बात है, अपनी डिस्कशन 10 की चल रही है। 10 आया मतलब आपके करंट लायबिलिटी के मुकाबले में 10 गुना आपकी करंट एसेट है। तो मतलब आप एक तरफ करंट एसेट से रिकवरी तो स्लो कर रहे हो और करंट लायबिलिटी की पेमेंट फास्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके 10 लाख के करंट एसेट है तो लायबिलिटी भी 5 लाख की होनी चाहिए थी, लेकिन लायबिलिटी तो 1 लाख की है, तो कम है लायबिलिटी। इसका मतलब आप पेमेंट सारी टाइम पे कर देते हो, लेकिन रिकवरी करने में आप लेट कर रहे हो। तो एक अच्छे बिजनेसमैन की ये निशानी नहीं है। तो इसीलिए माना गया है कि करंट रेशो आपका 2:1 आए तो आइडियल है, क्योंकि 2:1 का मतलब ये है कि हर 1 रुपये की लायबिलिटी चुकाने के लिए आपके पास 2 रुपये की एसेट है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है आइडियल रेशो क्या माना जाता है, 2:1। ये मैंने पढ़ा है करंट रेशो। करंट रेशो में CA/CL आएगा, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है। CA में क्या क्या आएगा, जोड़े से याद रखना। CA में आएगा ट्रेड रिसीवेबल, क्या आएगा, यहाँ आएंगे ट्रेड पेएबल, क्या आएंगे, यहाँ आएगा शॉर्ट टर्म एडवांस, अगर आप किसी को पैसे उधार देते हो। यहाँ आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आप किसी से पैसे उधार लेते हो। यहाँ आएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर मार्केट वगैरह में और 1 साल में आपके पास पैसा आ जाएगा। और यहाँ आएंगे शॉर्ट टर्म, आपने कोई प्रोविजन बना रखा है जो आप 1 साल के अंदर अंदर पे कर दोगे। तो यहाँ लायबिलिटी, यहाँ एसेट, और 3 का कोई जोड़ा नहीं है, 3 अलग से याद रखना है, 2 अलग से, इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ जोड़े से याद रखना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, यहाँ आएगा ट्रेड रिसीवेबल और यहाँ आएगा ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर और BR, और ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर और BP। फिर यहाँ आएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आएंगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहाँ आएगा शॉर्ट टर्म एडवांस, यहाँ आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। 3 तो ऐसे याद रह जाएंगे। और बाकी करंट एसेट में 2 चीज एक्स्ट्रा है, एक तो इन्वेंट्री और कैश। और करंट एसेट का मतलब मत भूल जाना, हर वो एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। और करंट लायबिलिटी, हर वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर करना है, 1 साल में आपको ये पैसा चुकाना। तो अगर आपकी करंट एसेट आई 4 लाख, फिर बोल रहा हूँ करंट लायबिलिटी आई 2 लाख, तो 4 लाख को 2 लाख से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आएगा 2। तो मतलब आपका करंट रेशो आया 2:1। क्या आया, 2:1। अब कोई पूछे क्या 2:1 अच्छा है, आप बोलोगे आइडियल 2:1 होता है, इससे ज्यादा हो तो अच्छा है, इससे कम हो तो खराब है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा अच्छा हो तो वो भी अच्छा नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन आए, याद रखना ये कोई भी बच्चा रीजनिंग के क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि फॉर्मूले तो सब याद करके जाते हैं, आंसर भी निकाल लोगे। रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए अगर गलती से, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको आ गया कि आपका, फिर बोल रहा हूँ, आपका करंट एसेट 10 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 10। तो आप लिख के आओगे क्या ये 10 अच्छा है कि बुरा है, आप बोलोगे डिपेंड करता है। अगर आपके करंट एसेट में कैश होता तो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास ज्यादातर क्या है, डेटर। ज्यादातर क्या है, क्या धंधे में ज्यादा स्टॉक होना अच्छी बात है, स्टॉक होना अच्छी बात है कि बिकना अच्छी बात है। आपके पास तो पड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा स्टॉक होने से डेड स्टॉक का डर होता है, और बहुत ज्यादा डेटर होने से, अभी एक सवाल पूछा सिमरिता ने कि सर डेटर में से तो अपन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट पहले ही माइनस कर देते हैं, तो फिर तो अच्छी बात है ना। तो मैंने इसको जवाब दिया कि डेटर में से आपने प्रोविजन माइनस कर दिया, स्टिल उसके बाद भी ये 10 लाख का डेटर आ रहा है। तो मतलब आप सोचो और डेटर कितने थे आपके, कि प्रोविजन माइनस करके भी अभी भी कितने आ रहे हैं, 10 लाख। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये 10 लाख है, प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ 1 लाख है। मतलब आप अपनी लायबिलिटियों को तो टाइम पे कर देते हो, लेकिन आप अपनी एसेट की रिकवरी में थोड़े स्लो हो। मैं तुम्हें हमारा एग्जांपल देता हूँ। जब हमने कोचिंग पहले साल में खोली ना, तो फीस हम तीनों ही देखते थे,
अब उस समय इतना बड़ा कोई स्टाफ नहीं था, हम तीनों ही थे, बच्चे भी कम थे। तो हमें पहले साल में 75,000, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारा बेड डेप्थ हुआ था 75,000। और उस समय हमारे पास गिनती के बच्चे ही 20-25 थे। 10-12 बच्चे 11th में होंगे, 10-12 बच्चे 12th में होंगे, 2-5 बच्चे बीकॉम फर्स्ट ईयर में थे। सीए उस समय हम पढ़ाते नहीं थे, पहला साल बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। 25 बच्चों में हमारा टोटल कलेक्शन ही 3-4 लाख का था, और वो 3-4 लाख का कलेक्शन हमसे नहीं हुआ, और हमसे 75,000 रुपये डूब गए। तो एक दोस्त ने हमें आके बोला कि यार तुम बिज़नेस कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, इतनी छोटा सा तुमसे कलेक्शन नहीं हुआ। पहले हमें क्या होता था कि आज मैंने स्नेहा को पढ़ा दिया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो मुझे स्नेहा से फ़ीस मांगने में ही शर्म आएगी। फिर हम मुर्सा सर को बोलते थे तू बोल, फिर मुर्सा बोलता था मैं बोलूँगा। ठीक है, ये 11-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। ठीक है, उस समय दाढ़ी वाड़ी भी नहीं आई थी ढंग से। ठीक है, खुद ही बच्चे लगते थे, एक आध स्टूडेंट तो हमारे गले में हाथ डाल के हमारे साथ ही ऊपर चढ़ते थे और कैसे हो। ठीक है, तो ठीक है, वो भी एक दौर था। तो हमें क्या शर्म आती थी कि यार अब फीस का कैसे बोले, पढ़ा तो दिया। तो हमें लगा भाई बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो एक साल में जब फटके पड़े तो रियलाइज़ किया यार ऐसे काम नहीं होता यार, ये तो वाकई में बहुत गलत ट्रैक से चल रहे हैं हम लोग। जब हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फीस मांगने में काहे की शर्म तो आनी ही नहीं चाहिए। फिर हमने धीरे धीरे सिस्टम बनाया, फिर अब तो खैर पढ़ाने में इतना टाइम निकल जाता है, तो ये सब चीज़ें दूसरे पूरा स्टाफ अपने लेवल पे सब कुछ देख लेता है। बट ये मैं बिल्कुल अपनी ही बात बता रहा हूँ कि ये मेरा फेलियर है, उस बच्चे का फेलियर नहीं है। मेरा फेलियर है कि वो कैसे पूरे साल भर मेरे से एसोसिएट रहा और उसने फ़ीस जमा नहीं कराई। ठीक है, और वो पढ़ा भी सही पूरे साल, अगर वो बीच में से चल गया अलग बात है, बट वो तो पढ़ा, फिर मैं क्यों नहीं ले पाया, ये तो मेरा फेलियर है। तो अगर आपके बिजनेस में डेटर में बहुत पैसा उलझा हुआ है, स्टॉक में बहुत पैसा उलझा हुआ है, और आप कह रहे हो मेरी करंट एसेट तो बहुत ज़्यादा है और मेरी करंट लायबिलिटी तो बहुत कम है, तो ये इतराने वाली बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगा। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? तो अब पहला रेशो आता है करंट रेशो, जिसका फॉर्मूला है CA/। एक और पढ़ाता हूँ, इसी में आता है क्विक रेशो। इसका फॉर्मूला है CA माइनस स्टॉक हटा देना इसमें से, और प्रीपेड एक्सपेंस हटा देना। क्या हटा देना? और नीचे करंट लायबिलिटी लेना। नीचे क्या लेना? बोर्ड पे देखना, नीचे क्या लेना? सामने देखो, सामने, एकदम सामने। अब अगर मान लो आपके एसेट में 10 लाख है करंट एसेट, उसमें आपके पास स्टॉक 3 लाख का है, उसे हटा दो। क्यों हटाया मैं अभी लॉजिक बताऊंगा। और 1 लाख के आपके प्रीपेड एक्सपेंस है, वो भी हटा दो। तो 10 में से 4 गए, कितने बचे? और करंट लायबिलिटी वही रहने दो। करंट लायबिलिटी अभी आपकी मान लो 2 लाख है, तो 2 लाख से 6 लाख काटोगे, 3 लाख में नहीं आएगा, लाख से तो लाख कट गया ना, 3 आएगा आंसर। तो करंट रेशियो आए, क्विक रेशियो आया आपका 3। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला जिसने दिया है, लॉजिक सुनना, उसका ये मानना है कि भैया आप करंट एसेट में से वही एसेट लो जो और जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो आपने करंट एसेट में डेटर लिया है, ठीक है, BR लिया है, ठीक है, आपने इसमें कैश भी लिया ही होगा, ठीक है, आपने इसमें इन्वेस्टमेंट लिया होगा, शेयर मार्केट वगैरह में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी ठीक है। मान लो आपने किसी को एडवांस दे रखा है, मैंने मेरे दोस्त को 1 लाख रुपए दे रखे हैं, तो वो भी मुझे कभी ना कभी दे ही देगा, मतलब जब मैं मांगूंगा। लेकिन आपने इसमें स्टॉक भी ले रखा है, तो जिसने करंट क्विक रेशो का फॉर्मूला दिया, उसका ये मानना है आप स्टॉक मत लो यार। क्यों मत लो? क्योंकि स्टॉक बेचना आपके हाथ में नहीं है। स्टॉक आप 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर दो, ये पॉसिबल है, लेकिन 1 साल से और जल्दी कन्वर्ट करना हो तो स्टॉक को अभी आप क्विक मत मानो। तो जिसने क्विक रेशो दिया, उसने करंट एसेट में से सिर्फ क्विक एसेट ली, और वो सबको क्विक मानता है स्टॉक को छोड़ के, क्योंकि स्टॉक बेचना हमारे हाथ में नहीं है। क्यों सर ऐसा? देखो मैं तुम्हें हर चीज़ का लॉजिक देता हूँ। इन्वेस्टमेंट तो मैं जब चाहूँगा बेच दूंगा, मेरी है। कैश तो कैश ही है। BR में तो उसने लिख के दिया है कि वो 3 महीने में पैसे देगा, नहीं देगा तो कोर्ट में चला जाऊंगा, उसकी बैंड बजा दूंगा मैं। और डेटर में प्रॉब्लम है थोड़ी, लेकिन डेटर में मैं सेल कर चुका हूँ, तो सेल कर चुका हूँ तो माल मेरी जेब से विदा हो चुका है।
अब मैं कभी ना कभी पैसे उससे रिकवर कर ही लूंगा क्योंकि अधिकार है मेरा, लेकिन स्टॉक तो अभी तक बिका ही नहीं है। अगर स्टॉक बिका ही नहीं तो वो कैश में कभी कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो आप स्टॉक को क्विक मत मानो। इसीलिए जिसने क्विक रेशो का फॉर्मूला दिया उसने क्या हटा दिया? स्टॉक हटा दिया। अब ये जिसने भी फॉर्मूले दिए हैं ये उनका अपना परसेप्शन है। आप उस परसेप्शन को मान सकते हो, डिनाई कर सकते हो, लड़ाई नहीं कर सकते। और सर मैं तो लूंगा, हाँ तो लेना है तो करंट रेशो भी है, लो करंट रेशो में सारी एसेट लो। लेकिन क्विक रेशो जब निकालो तो उसमें सारी एसेट मत लो, स्टॉक को छोड़ के लो। प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ने का क्या लॉजिक है? प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो आपने एडवांस में पे किए हैं और ये कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि इसका तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका तो आपको जैसे आज मान लो हमारा इस कोचिंग में 1 महीने का मान लो रेंट एडवांस चलता है, तो मैंने मार्च में अप्रैल का भी रेंट दे दिया, तो मार्च में मेरा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया 1 लाख। अब उसका बेनिफिट मुझे अप्रैल में मिलेगा, लेकिन क्या मुझे अप्रैल में पैसे वापस मिलेंगे? नहीं। तो क्या कभी वो कैश में कन्वर्ट होगा? नहीं। तो इनका ये मानना है कि while calculating quick asset you have to take all the current asset except stock and prepaid expense। और क्विक एसेट क्यों निकालूंगा? क्विक रेशो निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? क्विक रेशो का फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन, और क्विक एसेट कैसे निकालूंगा? करंट एसेट में से स्टॉक हटा देना, प्रीपेड एक्सपेंस। बच्चों बराबर एक एक चीज सुनना, फिर बोल रहा हूं इस चैप्टर में ना तो जनरल एंट्री करनी है, ना लेजर बनाना है, ना बैलेंस शीट बनानी है, ना P&L बनाना है। इस चैप्टर का नाम ही रेशो है, सिर्फ रेशो निकालने हैं। फॉर्मूले लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूले लगाओ आंसर पाओ। तो फॉर्मूले याद करवाने हैं तुम्हें, समझ गए बराबर? तो 2 फॉर्मूले इतनी बड़ी चर्चा में अभी तक हमने किया। पहला करंट रेशो, दूसरा क्विक रेशो। करंट रेशो में क्या लेना है? नीचे यहाँ कौन सी एसेट लेनी है और नीचे, और क्विक एसेट कैसे आएगी? CA माइनस स्टॉक। क्या बात। अब पीछे गणेश एक बार मेरे को फिर बता दे कि करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस क्यों किए? क्विक एसेट निकालने के लिए। स्टॉक अभी तक बेचा नहीं है तो वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा भले लेकिन अभी हुआ, तो उसे क्विक नहीं मान रहे हम, उसे क्विक। और प्रीपेड एक्सपेंस हमने एडवांस में पे किए हैं तो उसका हमें आगे चल के बेनिफिट मिलेगा लेकिन वो कभी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इन 2 चीजों को फॉर्मूला बनाने वाला क्विक नहीं मानता, बाकी सब एसेट को क्या मानता है? क्विक। तो अगर मैं आपको कहूं करंट एसेट में और कौन सी एसेट आती है तो आप बोलोगे कैश आता है, और क्या आता है? डेटर आता है, ये भी क्विक है। BR आता है, ये भी क्विक है। इन्वेस्टमेंट आती है, ये भी। अच्छा इन्वेस्टमेंट याद रखना, शॉर्ट टर्म वाली लेना, लॉन्ग टर्म मत लेना। अब जैसे आपने देखो, मेरे जो ससुर जी है उनका एक बहुत बड़ा प्लॉट था और बीच में उनको स्लिप डिस्क की बीमारी हो गई। अब उस बीमारी में उनको कुछ 8-9 लाख रुपए का खर्चा लगना था और ऑपरेशन होना था। तो अब उनके पास लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी लेकिन फिक्स इन्वेस्टमेंट्स थी। तो उनको किसी ने कहा यार ये तेरे पास 3-4 प्लॉट है, एक आध बेच बुचा दे और क्यों परेशान होता है, फटाफट ऑपरेशन वगैरह करा ले, ये अपन इन्वेस्टमेंट सेविंग बुरे वक्त के लिए ही तो करते हैं, तो अभी परेशान हो रहा है तो कर ले। तो उसने कहा हाँ। उसने दलाल से कहा कि आप बिकवा दो जितना जल्दी हो सके। मैं आपको बस ये इसलिए सुना रहा हूँ कि देखो 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीना निकला, लेकिन दलाल को उनका कोई बायर नहीं मिला। तो 4 महीने तक वो परेशान हो गए। डॉक्टर ने कहा भैया अब तो करवा ही लो, तुमसे दर्द झेला नहीं जा रहा है। तो उन्होंने उधार लिया पैसा खुद के पास चीज होने के बावजूद। फिर जब उधार चुका दिया उन्होंने अपनी दुकान से ही, तब तक भी वो नहीं बिका जो चीज उन्हें बेचनी। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी, इन्वेस्टमेंट सिर्फ तभी करंट है जब वो लिक्विड हो, शॉर्ट टर्म में हो।
और लैंड वगैरह में जो पैसा अपन उलझाते हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसका पैसा हमें जब चाहिए तब मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेनी है सिर्फ, क्योंकि वो कैश में कभी भी कन्वर्ट हो सकती है। अब वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसमें कौन सी आएगी? जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। यहाँ सिर्फ कौन सी वाली लेनी है? कैश लेना है, डेटा लेना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, BR, ये सब लेनी है। क्या नहीं लेना है? एकदम अच्छे से याद रहेगा। ये रेशो आइडियल माना जाता है जब, और ये आइडियल माना जाता है जब 1:1 हो। ठीक है, ये सब चीजें मैंने यहाँ लिख दी है। आइडियल कब माना जाएगा? करंट रेशो 2:1। क्विक कब माना जाएगा? करंट एसेट में क्या क्या आएगा? यहाँ लिख दिया। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? क्विक रेशो का फॉर्मूला CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एसेट। नीचे क्या आएगा? करंट रेशो का फॉर्मूला CA/CA। ये सब हो गया। ये कौन सी कैटेगरी पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें? कितनी कैटेगरी पढ़ाऊंगा? 4 में से आज कौन सी पढ़ाई है? पहली। अब इसके क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले एक चीज और याद रखना। कई बार आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी में से एक चीज उड़ा देगा या दोनों उड़ा देगा और वर्किंग कैपिटल दे देगा। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA-CL, अपॉन नहीं, CA-CL। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में काम आएगा। कहाँ काम आएगा वो अभी बताऊंगा। चलो आज एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। लाओ भाई, एक बात याद रखना, यहाँ देखो रेशो में आपको 100 के अराउंड क्वेश्चन दे रखे हैं और ये चैप्टर सिर्फ 4 नंबर का है। तो कोई भी एक क्वेश्चन आना है, हमें नहीं पता कौन सा। तो इसलिए ये जिस लेवल पे प्रैक्टिस कराता है ना, ये CA लेवल की किताब इसने बना दी है, बट 12th के हिसाब से इस चैप्टर का वेटेज इन्हें थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए या क्वेश्चन थोड़े से कम करने। NCERT में यही बुक खोलोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन में ख़त्म कर रखा है पूरा। ठीक है, तो इसने तो अंड शंड दे रखे हैं जितनी इसकी मर्जी में आए। अब वो क्वेश्चन बढ़िया है, प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाती है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसमें वेटेज बहुत कम है। ये इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें वेटेज बहुत कम है और उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरू करेंगे। एकदम जो रिपीटेड वाले क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल नहीं करेंगे इस चैप्टर में। बस पहला ही इलस्ट्रेशन है, आपको निकालना है करंट रेशो। क्या निकालना है? सिर्फ बुक से ही देख लो, बिल्कुल लल्लू है। देखो बैलेंस शीट बनी हुई है, पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, फिर करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट में क्या करंट इन्वेस्टमेंट आएगी? कितनी दे रखी है? 40, इसको ले लो। नेक्स्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी करंट एसेट होती है, लेकिन ब्रैकेट में दे रखा है लूज टूल। यहाँ देखो लूज टूल की पिक्चर समझ लो थोड़ी। लूज टूल आपके औजार वगैरह को बोलते हैं। अब कंपनीज एक्ट वाले कहते हैं कि लूज टूल को इन्वेंट्री में दिखाओ, उसकी नेचर इन्वेंट्री जैसी नहीं है, तो उसमें दिखा रखा है लेकिन आप उसे इन्वेंट्री नहीं मानोगे। आज मेरी दुकान है, मान लो ये मोबाइल की, तो मेरे पास ये मोबाइल पड़े हुए, तो ये इन्वेंट्री में आएंगे। अब मेरे पास प्लायर पड़ा है, पेंचकस पड़े हैं, हथौड़ा पड़ा है, ये इसको लूज टूल बोलते हैं। तो क्या ये सब चीज़ें इन्वेंट्री में आएगी? क्या इन्हें मैंने बेचने के लिए रखा है? क्या इन्हें मैंने बेचने के लिए रखा है? तो ये इन्वेंट्री में नहीं, लेकिन कंपनी से कहता है कि इन्हें इन्वेंट्री में दिखाओ। तो अगर आपको आ जाए कि लूज टूल को कहाँ दिखाते हैं? इन्वेंट्री में, लेकिन ये इसकी नेचर इन्वेंट्री जैसी नहीं है। ये चैप्टर 1 में बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी इसके क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब ये 40,000 है। अब मेरे को इन्वेंट्री बताओ कितनी है? 280। 280 में 50 की लूज टूल है तो वो हटा दो, तो कितनी लोगे? तो 230 प्लस ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में BR भी है और डेटर भी है, दोनों ले लो। कितने हैं? 160 और 20, तो कुल मिला के कितने हो गए? 180। मेक श्योर नई वाली बुक हर बेंच पे एक तो होनी ही चाहिए, ना हो इधर उधर से ले लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे ऊपर नीचे आगे पीछे होंगे। इसमें पुरानी बुक में परेशान हो जाओगे तुम लोग, तो नई बुक ही सामने रखना। नेक्स्ट, हाँ बोलो। ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल किस में आएंगे? तो करंट लायबिलिटी में ले लो। कितने हैं ट्रेड पेएबल? 1, 20 और 10, तो टोटल कितने ले लो? 130। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये नहीं आएगा। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी है? 50,000, ये ले लो। प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये कितना है? ये ले लो। कैश
कैश करंट एसेट में आएगा। कितना है ये? 30,000। अब सब बोर्ड पे देखो, हो गया खत्म। अब टोटल कर लो, 2 30 और 40, 2 70, 2 70 और 1 80, 2 70 और 1 80, 4 50, अरे 5 50, 4 50, 4 50 और 30, टोटल हो गया कितना हो गया? 1 30 और 50, 1 80 और 20, बोलो ना 2 लाख। अब करंट रेशो का फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। 480 डिवाइड बाय 2 लाख, 4 0 4 0, 20 और 48 2 की टेबल में, ये 24 बार और ये 10 बार, फिर 10 और 24 भी कटेंगे कितनी बार? ये 12 बार और ये 5 बार, फिर 5 से 12 भी कटेगा, 2.4 आना चाहिए ये। हाँ ऐसे ही ले ले यार, क्यों खा रहा है? आ रहा है 2.4? यस सर। चलो सिंपल था, ये नहीं आएगा, इसमें कराई क्या हमने, जो ही आएगा। अच्छा इसके अंदर है ना क्वेश्चन कैसे आएंगे तुम्हें वो भी बता दूं। एक तो इनके पास लिमिटेड चॉइस, अरे हाँ ये चैप्टर आपको वो 20 नंबर का फर्जी पेपर जो स्कूल में होता है ना वहां काम आएगा। एक 20 नंबर का पेपर होता है ना तुम्हारे स्कूल में, मतलब तुम तो पहली बार बोर्ड दे रहे हो यार, तुम्हें क्या पता। 20 नंबर की फाइल होती है, वो फाइल सिर्फ 4 नंबर की होती है जो तुमने ग्लिटर पेन से सजाई है। बाकी 4 नंबर का वाइवा होगा जो तुम दे नहीं पाओगे अगर ढंग से पढ़ा नहीं होगा तो ये हो गए टोटल 8। और 12 नंबर का तुम्हारे स्कूल में रिटर्न टेस्ट होगा। ये नहीं याद है तुम्हें? जिसको नहीं याद हो सुन लो, बाकी को याद होगा। हाँ आज सुन लो, अब 2 मिनट मेरी बात। 12 नंबर का आपके स्कूल में रिटर्न टेस्ट होगा। 4 नंबर की फाइल होती है और 4 नंबर का वाइवा होता है। बात मत करो। वो 12 नंबर के रिटर्न टेस्ट में सीबीएसई की तरफ से आता है कि आप ये रिटर्न टेस्ट सिर्फ 3rd बुक में से बनाना। तो 6 नंबर का क्वेश्चन वो रेशो में से दे देते हैं, 6 का कैश फ्लो में से दे देते हैं, वो 12 नंबर का। अब वो 12 नंबर का रिटर्न टेस्ट जो होता है वो मिलाकर तुम्हें 20 होंगे। अब वो हर स्कूल का नॉर्म अलग अलग है कि वो 20 कैसे भेजेगा। अब कोई स्कूल में ये है कि वो जो 12 नंबर का पेपर है वो 1-2 दिन पहले ही बता देंगे तुम्हें कि ये क्वेश्चन आएंगे, तैयारी करके जाना, तो आप उसमें से तैयारी कर लेना। कुछ स्कूल ऐसे जो बिल्कुल डराएंगे कि हम कुछ भी नहीं बताएंगे, पूरा पढ़ के आओ। तुम पूरा पढ़ के आओगे, फिर स्कूल में जिस दिन जाओगे उस दिन बता देंगे ये आने वाला है, अब पढ़ लो, ठीक है। तो वो पूरे दिन सस्पेंस में रखेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो स्कूल में चले जाओगे तब भी नहीं बताएंगे, पूरा पेपर तुम्हें बोलेंगे जो आ रहा है वो करो, फिर जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारी कॉपी खुद भर देंगे वो, बट देंगे वो पूरे 20, ठीक है। कोशिश पूरी करेंगे कि 20 दे तुम्हें। चलो अगला, अरे बात नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2, जल्दी से देखो। हाँ बताओ मुझे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये सीए है क्या? सिर्फ बोला है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये नहीं बोला शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। क्या मानूं, शॉर्ट टर्म मानूं कि लॉन्ग टर्म मानूं? हाँ लॉन्ग टर्म मानूं? लॉन्ग टर्म मानोगे आप, कुछ नहीं बोला तो लॉन्ग टर्म मानोगे। क्या मानोगे? तो मत लेना इसे, आगे आओ। मार्केटेबल सिक्योरिटी, अरे मेरी बात सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो प्लीज प्लीज, यहाँ देखो। ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है आपको सिर्फ CACL पहचानना है, तो पेंसिल से लिखते जाओ क्या CA है। मार्केटेबल सिक्योरिटी CA लिख दो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट तो फिक्स एसेट है, ये CA नहीं है, मतलब इसे। इंटेंजिबल एसेट, ये भी CA नहीं है। मैंने इसीलिए यहाँ पे पूरे लिख दिए तुम्हें कि CA में क्या क्या आएगा, बस ये एक तरीके से रटाने जैसा हो गया। बाकी डेफिनेशन से पहचानना आता हो तो बहुत ही बढ़िया है। डेफिनेशन क्या है? हर वो एसेट जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, सुनो, वो करंट एसेट है। अब एक सुर में जवाब दो, क्या गुडविल 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी? ये बिल्डिंग 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी? बिक जाएगी बिल्डिंग? नहीं, तो ये करंट एसेट नहीं है, बस ऐसे पहचान लो। आगे आओ।
ट्रेड रिसीवेबल ये ले लो, करंट एसेट है, सीए। कैश एंड कैश ये भी ले लो, सीए। ट्रेड पेएबल, सीएल। रेंट पेएबल, सीएल। डिविडेंड पेएबल, सीएल। ये सब पे करना है ना, तो करंट लायबिलिटी है, और ये सब एक साल में ही पे करना होता है। बताओ मनमोहन जी मुझे इस बिल्डिंग में रहने देंगे अगर मैं रेंट एक साल तक पे नहीं करूंगा तो? है ना। अगर मेरे शेयर होल्डर को डिविडेंड एक साल में पे नहीं करूंगा वो चैन लेंगे? आगे देखो, इन्वेंट्री ये सीए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये नहीं लेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग सीएल। शॉर्ट टर्म प्रोविजन सीएल। प्रीपेड एक्सपेंस सीए। एक्रूड इनकम सीए। अच्छा, एक्रूड इनकम किसी को याद ना हो तो सुन लो। प्रीपेड एक्सपेंस तो सबको याद है ना? आरुषि, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? तेज बोलो, आप बोलो। जो एक्स्ट्रा पहले से पे कर दिए तो वो कौन से एक्सपेंस होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे मुझे 12 महीने का किराया देना है लेकिन मैंने 1 महीने का एडवांस दे दिया, उसे क्या बोलते हैं? तू बोल, एक्रूड इनकम सुना है पहले कभी? 11th में सुना होगा ना। आयुष, क्या नाम है? आयुष है ना? बोल, एक्रूड इनकम क्या होती है? अरे एक्रूड इनकम वो इनकम है जो हमने कमा ली है लेकिन रिसीव ऑन बट नॉट रिसीव। क्या होती है? ऑन बट नॉट रिसीव। तो आप उसे भी एसेट मानोगे क्योंकि वो 1 साल में तो रिसीव हो ही जाएगी। देखो ये भी सीए है, लिख लिया। अब एक काम हमें क्या करना है, ये देखो, जितना भी जहां जहां हमने सीए लिखा है सबको प्लस करना, जहां जहां सीएल लिखा है सबको प्लस करना और डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। प्लस करना आता है तो करंट एसेट आपकी सब प्लस करके कितनी आएगी? 7,20,000। और करंट लायबिलिटी सब प्लस करके कितनी आएगी? 2,40,000। ये 24 से काटोगे तो आंसर 3 आएगा। कितना आएगा? 3। कितना आएगा? समझ गए बराबर? चलो थर्ड से कल करेंगे अपन। धन्यवाद। इसमें क्विक भी लेना है तो क्विक क्या करोगे आप? नीचे तो कितने लोगे? यहाँ देखो 2,40 और ऊपर करंट एसेट कितनी लोगे? इसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दोगे। ढूंढो इन्वेंट्री कितना दे रखा है? 390। और नीचे प्रीपेड एक्सपेंस कितना दे रखा है? दिख रहा है सबको? 390 और 10 कितना होता है? तो बस 7,20 में से क्या हटा देना? 4। ठीक है, तो 7,20 में से 4 लाख हटा दो, कितना आएगा? 3,20 और नीचे 2,40। 3,20 अपॉन 2,40 आंसर आ जाएगा आपका कितना? 1.33। धन्यवाद।